तो ये वीडियो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी जेईई मेंस 2024 के बच्चों के लिए। इसमें मैं अपनी जर्नी को शेयर कर रहा हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया था, मेरी परसेंटाइल कहाँ थी और उसमें मेरी परसेंटाइल सेकंड अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुँच गई थी। तो ये वीडियो पूरा देखना। अभी मैं करंटली आपको ये बता दूँ कि आपके लिए जेईई जो आपके अप्रैल अटेम्प्ट है वो किस तरीके कितना इंपॉर्टेंट है। मैं अभी करंटली 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। प्लेसमेंट के बाद मैं आप सबके लिए तैयार हूँ किस तरीके से आपको हेल्प करूँ और आपकी पूरी जर्नी में मैं हेल्प करने वाला हूँ। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन और पूरा वीडियो को जरूर देखो ताकि आपको समझ में आए किस पार्ट पे आपको काम करना है। तो पूरा वीडियो देखो, फिर मिलते हैं आखिरी में। सो हेलो, वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज की वीडियो में मैं अपनी जर्नी के ऊपर बात कर रहा हूँ। अपनी जर्नी में मैं जब 2020 में जब जेईई दे रहा था उस समय क्या क्या हुआ था और आखिरी के 2 महीने में मैंने किस तरीके से जेईई को क्लियर किया था। मैं अपने जेईई के जनवरी अटेम्प्ट और जेईई जो अप्रैल अटेम्प्ट हुई थी उन दोनों के ऊपर बात करूंगा। 2020 में अप्रैल में हमारी होती थी एग्जामिनेशन और जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ करती थी, तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और किस तरीके से आप इस जो आपके पास जो टाइमिंग है उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं अपनी जर्नी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यार। मैं 2020 में जेईई जनवरी अटेम्प्ट के ऊपर से, जेईई जनवरी अटेम्प्ट में मैंने जब एग्ज़ाम लिखा था तो उस समय मेरे एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे गए थे। मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम दिया। और जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरा सबसे जो इंपॉर्टेंट और मेरा जो बोलता हूँ फेवरेट सब्जेक्ट था वो था फिजिक्स। फिजिक्स का सेक्शन मुझे मैकेनिकल से बहुत ज़्यादा, जो मैकेनिक्स जो 11th की पार्ट था उससे बहुत ज़्यादा प्यार था। उसके बाद जब मैं 2019 में जब 12th में आया था तो 12th में मेरे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के चैप्टर्स जो है वो काफ़ी पसंद आती थी। मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता था। वही अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मेरी फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करती थी। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मुझे पसंद ज़्यादा नहीं हुआ करता था। फिजिकल केमिस्ट्री फिर भी मैं सॉल्व करता था बट ऑर्गेनिक मुझे पसंद नहीं आती थी। बट इनऑर्गेनिक क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ता था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। तो इसके कारण से मैं फिजिक्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री बोल सकते हो, ये 3 सब्जेक्ट मेरे जो थे वो फेवरेट सब्जेक्ट्स में से आते थे। मैथमेटिक्स मुझे बहुत टाइम लगता था क्योंकि मुझे फॉर्मूला मैं तुरंत भूल जाया करता था यार। उसके लिए मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते थे। उसी में आगे मैं बताऊंगा जेईई में मेरे जनवरी अटेम्प्ट में क्या क्या हुआ। तो फॉर्मूला मैं भूल जाया करता था। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में कभी कभी मुझे प्रॉब्लम्स हुआ करती थी और जिसके कारण मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता था उतना ज़्यादा जितना मैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अपना एफर्ट डाल पाता था। तो वहाँ पे मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी 2019 जब मैं शुरू किया था। 12th के पार्ट्स में जब आया था तो मेरे पास ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट होना शुरू हो गई। जो भी बच्चा जो किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करता है तो उसे पता होगा कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, जो पैराबोला वाले चैप्टर होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो उसे कुछ पार्ट 11th में पढ़ाई जाती है और कुछ पार्ट उसे 12th में पढ़ाई जाती है। तो वैसा भी हमारे इंस्टीट्यूट में भी वैसा ही था। तो यहाँ तक तो मेरी मैथ्स की सीन चल रही थी। फिजिक्स मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था। फिर केमिस्ट्री में भी मैं अपना एफर्ट डाल रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे पास जीओसी के अलावा मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था बट मुझे इतना आइडिया था कि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लूँगा तो मेरे को कुछ अच्छा हो सकता है। तो चलो कट्टू में अगर जेईई 2020 जनवरी अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो जनवरी अटेम्प्ट में मेरे डेट थर्ड में एग्जामिनेशन थी, सेकंड शिफ्ट में। डेट थर्ड, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है अभी, बट सेकंड शिफ्ट में मेरी एग्जामिनेशन थी। और मेरा जब मैं अपने सेंटर पे पहुंचा तो चलो सेंटर पे तो फर्स्ट टाइम जेईई देने जा रहा था। एग्जाम तो मॉक टेस्ट वगैरह बहुत दिया था। कॉन्फिडेंस तो थी। उस साल नई नई एनटीए एग्जाम ले रही थी, फर्स्ट टाइम एनटीए ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया था। उस साल ही 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई थी। तो बहुत सारी पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल रही थी। अब हम जब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे, एग्जाम में मैं जब गया तो सबसे पहले मेरी होश उड़ गई यार। पहले तो मैथमेटिक्स में मुझे प्रॉब्लम होती थी। मैथमेटिक्स में मैं जनरली बताऊँ तो प्रॉब्लम होती थी। मैं मैथमेटिक्स के सेक्शन में गया और एक चीज़ जो हमने नहीं सीखी थी वो एक बार में आप पूरे क्वेश्चंस को पहले तो देखो, रेक्टिफाई करो कौन से क्वेश्चंस कर लोगे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में, मतलब पहले अटेम्प्ट में पहली बार में कौन से क्वेश्चन गो थ्रू हो जाओगे आप। वो चीज़ हमने नहीं सीखी थी क्योंकि हमने इंस्टीट्यूट में जब प्रिपेयर करते थे तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे इन सब चीज़ों पर कि पहले कौन सा क्वेश्चन चूज करो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैंने गलती की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं ना एक एक क्वेश्चन करके करते चला गया और उसमें मेरा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होने लगा। मैं फिजिक्स से स्टार्ट किया था, मुझे आज भी याद है, और फिजिक्स में मैंने अच्छे क्वेश्चंस कर लिए थे। मतलब जो हमारे पास 30 क्वेश्चन आते थे उस टाइम पे, उसमें से मैंने कम से कम 18 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे पहले बारी में। और वो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55 मिनट में मैंने फिजिक्स के 18 से 19 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक पे पहुंचा, वहां पे ऑर्गेनिक से क्वेश्चंस थे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी कि मेरे पास ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मैंने पढ़ रखी थी, बायोमोलिक्यूल्स मैंने पढ़ रखी थी, पॉलीमर मैंने पढ़ रखी थी। तो ये सब चैप्टर से मेरे जो लाइन से क्वेश्चंस उठ के आए थे ना वो मैं डायरेक्ट करते चला गया। और उसके बाद फिर मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी थी और जो मुझे अच्छे से पता था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं अप्रॉक्सीमेटली जो उस समय जो वेटेज थी 8 से 9 या 7 क्वेश्चन थे इनऑर्गेनिक से आ ही जाती थी। तो मैं उसी ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए मैं पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें मैंने कम से कम 7 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद फिर हमारे पास जब टाइम बची मैंने फिजिकल पे गया, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने की। फिर जब मैं मैथमेटिक्स पे पहुंचा तो मैथमेटिक्स के पेपर रियली मेरे लिए थोड़ा सा टफ था क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंट नहीं था। फिर मैं मैथमेटिक्स का पेपर किया और जब मैं बाहर आया एग्जाम देके तो मेरा ऐसा था कि हाँ अच्छा एग्जाम गया है,
जो मुझे लग रहा था। बट बहुत सारे बच्चों को ये फील होती है, उन्हें एग्जाम देने के बाद लगता है कि पेपर अच्छा गया, बट जब रिजल्ट आई जनवरी अटेम्प्ट की तो तब तक मैं बोर्ड एग्जाम के लिए अपने घर पे आ गया था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का स्टार्ट होने वाला था और मैं घर पे आ गया था। तो बोर्ड एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर कर रहा था उसी बीच मेरी रिजल्ट आई और मेरी परसेंटाइल कम आई। कम मतलब मैं बोल दूं तो मेरी परसेंटाइल जो थी वो 73 परसेंटाइल की अप्रॉक्स थी। और जनवरी अटेम्प्ट की मैं बात करूँ तो मैं काफ़ी हताश हुआ था कि यार 73 परसेंटाइल, इतना मेहनत किया, कुछ इसमें तो कुछ नहीं होने वाला यार, एग्जैक्टली इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर जब मैं अपने पेपर्स चेक करने, जो रिजल्ट आई थी, रिपोर्ट जो हमारे पास, आपको भी जनवरी अटेम्प्ट में मिली होगी, आपकी रिजल्ट जो होगी उसमें मैंने परसेंटाइल चेक की कि किस तरफ मेरा परसेंटाइल कट रहा है। तो मेरा मैथमेटिक्स जो मैंने बोला था वहाँ पे मैंने सबसे बड़ी ब्लंडर किया था कि मैंने मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था उसको भी सॉल्व किया था और वहाँ पे मेरे नेगेटिव मार्किंग आए थे। तो मेरा मैथमेटिक्स का जो सेक्शन था उसने हमें सबसे ज़्यादा नीचे लेके गया। फिजिक्स सेक्शन मेरा अच्छा था। केमिस्ट्री सेक्शन में मैं फिजिकल केमिस्ट्री में जो अटका था वहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि मेरे पास मैथमेटिक्स जो है वो आगे भी मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। अब यहाँ पे उस समय भी बहुत सारी चीज़ चल रही थी कि स्कैम हुई है, फर्स्ट टाइम एनटीए ने लिया था, उसमें भी बहुत सारे बच्चे लगे हुए थे। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं एक एक्सक्यूज बना लूँ कि स्कैम हुई है सबके साथ और मेरे साथ स्कैम हो गया है, ये चीज़ मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस ना करते हुए अपने पूरा फोकस बोर्ड पे दिया। वहाँ पे मेरे क्या इंपॉर्टेंट थी कि मेरे लिए पहले बोर्ड है, मैं बोर्ड को क्लियर करूँ। बोर्ड में मैं अपना 12th के पार्ट को कंटिन्यूसली रिवाइज करना स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पे पूरा ध्यान देना स्टार्ट किया। उसके बाद इंग्लिश और एक जो एडिशनल सब्जेक्ट होती है उसके ऊपर। तो मेरा तो 12th का पार्ट बोर्ड के लिए रिवाइज हो गया था। इसके बाद जब मैं मैथमेटिक्स के लिए अप्रैल अटेम्प्ट में होने वाली थी, बट कोविड आ गई थी मार्च में, 23 मार्च के बाद कोविड आ गई थी, तो एग्जाम शिफ्ट होते 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 सितंबर पहुंच गया। इस बीच में मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया जहां पे मैं अपना स्ट्रैटेजी तैयार किया कि किस तरीके से मैं एक अच्छे पेपर दे सकता हूं, एक अच्छा पेपर जा सकता है मेरा। और उसमें सबसे पहले मैंने अपने फिजिक्स पार्ट को स्ट्रांग ही रखा, साथ में मैंने केमिस्ट्री को स्ट्रांग रखा और मैंने मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़े, कुछ ऐसे फॉर्मूलेज याद रखे जो जेई में डेफिनेटली आते हैं। जेई मेंस का एक स्ट्रैटेजी है कि इस चैप्टर से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। तो मैंने ये चीज़ हमेशा कैरी करके माइंड में चला कि मैं 10 ही क्वेश्चन करूंगा मैथमेटिक्स के, लेकिन सही करके आऊंगा, उससे 11वां क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा अगर वो मुझे नहीं आता है तो। मैंने यही स्ट्रैटेजी के साथ एनटीए अभ्यास ऐप पे कंटिन्यूसली एग्जाम देते रहा, टेस्ट देते रहा। और फाइनली जब मैं पहुंचा एग्जाम देने सितंबर अटेम्प्ट में, तब मैं अपने घर से एग्जाम दे रहा था क्योंकि कोविड हो चुकी थी। तो सारी चीज़ मैं सितंबर अटेम्प्ट का एग्जाम देने गया। एग्जाम दे के जब निकला तो मेरे पास कॉन्फिडेंस थी कि अच्छी एग्जाम गई है और एग्जाम इस तरीके से गई है कि मैं कुछ अच्छा फोड़ सकता हूँ। तो देखो यहाँ से मैंने जब जंप लगाया, जब 73 परसेंटाइल थी मेरी, तो उस समय भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही थे, वो थे कि हाँ ठीक है हो जाएगा, अच्छा होगा, तुम अपना कोशिश करते रहो, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मेरे पास थी कि चलो यार मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, वो मुझे समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते कि बच्चा मेहनत नहीं किया। तो आप सब मेहनत कर रहे हो, सबको पता है आप मेहनत कर रहे हो, बट वही चीज़ है कि आपको रियलाइज करना होगा। अभी जो मैं बच्चों को देख रहा हूँ वो डिस्ट्रैक्ट बहुत चीज़ों में हो रहे हैं और इधर उधर की चीज़ों के कारण, डिस्ट्रैक्ट होने के कारण ना आपके स्कोर पे हैम्पर करेगा। आपको अभी पता नहीं चला लेकिन वो एग्जैक्टली हैम्पर करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। देन मैं फिर अपने एग्जामिनेशन देने के बाद जब रिजल्ट आई, तब तक मैं सितंबर अक्टूबर में हमारी रिजल्ट आ गई थी और फिर जेईई एडवांस के लिए हमारी क्वालिफिकेशन के लिए मैं क्वालिफाई कर गया था, मेरी परसेंटाइल अच्छी आ गई थी। अब मैं अच्छे से, मेरे पेरेंट्स भी हैप्पी थे कि बच्चे ने मेहनत किया था, जनवरी अटेम्प्ट डिग्री और मैं अपने एक अच्छा परसेंटाइल पा चुका था। तो देखो यहाँ पे मेरे को दो चीज़ मैं आपको बताना, ये इसलिए बताया कि यहाँ पे आप दो चीज़ समझो। आपकी जो रिजल्ट आई है ना जनवरी, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती है उनकी वीक पॉइंट क्या है। आपकी रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर देती है कि आपकी वीक पॉइंट क्या है। उस सब्जेक्ट को उसी तरीके से छोड़ो और बाकी जो स्ट्रांग है ना परसेंटाइल, अगर मैं बात कर लूँ जनवरी अटेम्प्ट में आपकी 70 परसेंटाइल आ रही है मैथमेटिक्स में, 80 परसेंटाइल केमिस्ट्री में और 85 परसेंटाइल फिजिक्स में, तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री को आगे लेके बढ़ो। मैथ्स को आप 10 क्वेश्चन के करीब लेके जाओ कि मैं 10 क्वेश्चन ही करूंगा, जो कि इजी टू डू रहते हैं। मेंस में खास करके मैं बोल रहा हूँ इजी टू डू रहते हैं, तो उसको कर लो, आपकी एग्जामिनेशन अच्छे से निकल जाएगी। आई होप ये सारी चीज समझ में आई होगी और मेरी जर्नी इसी तरीके से रही थी। आगे भी मैं बताऊंगा कि मेरी कितनी परसेंटाइल आई थी। मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन यार, ताकि आपको सारी अपडेट आगे मिलती रहे और मैं आगे जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करता रहूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में डालो, मैं वहां से आपको सारी डाउट्स को क्लियर करता रहूंगा। सो फिर मिलते हैं जल्दी। अभी तो मैं अब फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाली है यार, प्लेसमेंट हो गई है, अब तो आप ही के साथ हूँ। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होती है उसमें हम आपके साथ रहेंगे। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।